चुनाव के जो नतीजे होते हैं वो सिर्फ जीत या हार के आंकड़े नहीं होते। वो किसी भी इलाके की उम्मीदों, उसकी चुनौतियों और उसकी जमीनी हकीकत का एक आईना होते हैं। आज हम जम्मू कश्मीर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जनादेश को जरा गहराई से समझेंगे। हमारा मकसद सिर्फ आंकड़ों को देखना नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे उन संदेशों को पढ़ना है जिनसे शासन को लोगों के और करीब लाया जा सके। तो ये है रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र 69। ये एक अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और हाल के परिसीमन ने मतलब डीलिमिटेशन ने इसके सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को एक बिल्कुल नई शक्ल दे दी है। किसी भी विश्लेषण की शुरुआत यहीं से होती है, यहाँ की मिट्टी, यहाँ के लोग और यहाँ की सियासत को समझने से। तो चलिए सबसे पहले रामगढ़ की जमीनी हकीकत को देखते हैं। ये जानना जरूरी है कि यहाँ के मतदाता असल में हैं कौन और उनके लिए सबसे अहम मुद्दे क्या हैं। इस एक आंकड़े पर जरा गौर कीजिए, 46.97%। इसका मतलब यह है कि रामगढ़ की लगभग आधी आबादी अनुसूचित जाति से है। अब इसका सीधा मतलब यह हुआ कि इस समुदाय की जो उम्मीदें हैं, उनकी जो जरूरतें हैं, वही यहाँ की राजनीति का केंद्र हैं। इन्हें नजरअंदाज करके कोई भी राजनीतिक सफर यहाँ पूरा नहीं हो सकता। तो इस क्षेत्र की तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। लगभग 89,000 मतदाता हैं। इनमें 83% हिंदू और 15% सिख समुदाय के लोग हैं। यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्य रूप से खेती पर ही निर्भर है और इस खेती के लिए चिनाब और रावी नदी का पानी एक जीवन रेखा की तरह है। लेकिन आज लोगों के सामने जो सबसे बड़ी चुनौतियां हैं वो हैं ग्रामीण बेरोजगारी, बढ़ती हुई महंगाई और पानी का सही प्रबंधन। अब जरा इतिहास की तरफ देखते हैं। पिछले 40 सालों में रामगढ़ की राजनीति ने क्या मोड़ लिए हैं। याद रखिए, आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं होते, वो बदलते वक्त के बहुत अहम संकेत होते हैं। इस टेबल पर नजर डालिए। 80 और 90 के दशक में बीजेपी का वोट शेयर 12 से 16% के बीच ही था। फिर साल 2014 में एक बहुत बड़ा राजनीतिक बदलाव आया और वोट शेयर उछलकर सीधा 53% पर पहुंच गया। ये वो दौर था जब देश में एक नई राजनीतिक लहर चल रही थी और उसका असर यहां भी साफ साफ दिखा। ये बढ़त 2024 में भी कायम रही। एक और बात, बढ़ता हुआ मतदान प्रतिशत ये बताता है कि लोग चुनावी प्रक्रिया में अब गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। 2024 के नतीजों को और करीब से देखें तो बीजेपी को 51.5% और कांग्रेस को 31% वोट मिले। मतलब जीत का जो अंतर था वो 20% से भी ज्यादा का था। ये आंकड़े तो एक तरफा जीत की कहानी कह रहे हैं, लेकिन क्या कहानी वाकई इतनी सीधी है? अब इस जनादेश का विश्लेषण करते हैं, इसकी एनाटॉमी को समझते हैं। इन नंबरों के नीचे असल में क्या छिपा है, एक पार्टी की ताकत क्या है, उसकी कमजोरियां क्या हैं और मतदाताओं की असली शिकायतें क्या हैं। यहां एक दोहरी तस्वीर दिखती है। एक तरफ पार्टी का एक मजबूत संगठित नेटवर्क है, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते विधायक की एक डॉक्टर वाली छवि है और केंद्र सरकार की योजनाओं का भी फायदा मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ कमजोरियां भी साफ हैं, जैसे युवाओं के साथ डिजिटल जुड़ाव में कमी, अनुसूचित जाति समुदाय की कुछ जरूरतें जो अनसुनी रह गईं और कुछ स्थानीय नेताओं का पार्टी छोड़कर चले जाना। विश्लेषण में एक बात निकल कर आती है कि डॉक्टर मन्याल के नाम से मशहूर उनकी छवि साफ और सेवाभावी है, लेकिन कुछ मतदाताओं को अब ऐसा लगने लगा है कि वो अब पहले जैसे सक्रिय नहीं रहे। और यही किसी भी नेता के सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है, अपनी छवि और लोगों की उम्मीदों के बीच एक संतुलन बनाना। देखिए, सार्वजनिक जीवन में हर नागरिक को सम्मान के साथ सुना जाना और उसकी बात को महत्व देना, यही तो लोकतंत्र की असली बुनियाद है। ये चार्ट दिखाता है कि लोगों के असली जमीनी मुद्दे क्या हैं। 40% लोगों की सबसे बड़ी चिंता अनुसूचित जाति के कल्याण और आरक्षण से जुड़ी है। 30% के लिए बेरोजगारी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो ये बिल्कुल साफ है कि लोगों की जो मूल चिंताएं हैं वो समुदाय के सम्मान और रोजगार से जुड़ी हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि इन शिकायतों और कमजोरियों को दूर करने के लिए एक प्रतिनिधि क्या कर सकता है। चलिए आगे हम एक ऐसे ही संभावित रोडमैप पर बात करते हैं जिसका लक्ष्य सिर्फ चुनाव जीतना नहीं, बल्कि जनता का भरोसा वापस जीतना हो। किसी भी रणनीति का पहला चरण होता है जमीन से दोबारा जुड़ना, अपनी नींव को मजबूत करना। इसमें संगठन को फिर से खड़ा करना, घर घर जाकर लोगों की नब्ज टटोलना और समुदाय के साथ सीधा संवाद मतलब डायरेक्ट बातचीत स्थापित करना शामिल हो सकता है। डिजिटल के इस दौर में भी बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार करना सबसे ज्यादा अहम रहता है।
दूसरा चरण होता है मुद्दों पर आधारित संवाद का, जैसे सबके लिए स्वास्थ्य जैसे अभियानों से लोगों को जोड़ना। परंपरागत रोड शो तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ डिजिटल माध्यमों पर सही संदेश पहुंचाना और एक ऐसा घोषणा पत्र जारी करना जिसमें सिर्फ वादे ना हो बल्कि उन्हें पूरा करने का एक ठोस रास्ता भी दिखाया गया हो। और फिर आता है अंतिम चरण, आखिरी 14 दिन। इस दौरान संपर्क को और भी सघन किया जाता है। इसमें हर एक इलाके तक पहुंचने की कोशिश, सोशल मीडिया पर लोगों के अपने अनुभव, उनके टेस्टिमोनियल साझा करना और जो मतदाता दुविधा में हैं उनसे व्यक्तिगत अपील करना शामिल है। और आखिर में ये सुनिश्चित करना कि मतदान के दिन हर कोई वोट डालने जरूर आए। लेकिन कोई भी योजना, उसकी असली परीक्षा तो उसे जमीन पर उतारने में ही होती है। जो नीतियां बनती हैं और जो आम इंसान हैं, उनके बीच की दूरी को आखिर कैसे कम किया जाए? इसके 2 मजबूत स्तंभ हो सकते हैं। पहला, हाइपर लोकल प्रेजेंस, यानी रोज लोगों के बीच रहना, गांवों का दौरा करना और उनकी छोटी बड़ी समस्याओं का तुरंत मौके पर ही समाधान करना। और दूसरा, डिजिटल एम्प्लीफिकेशन, अपनी बात को सही ढंग से, सही माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। इन सब का एक ही लक्ष्य है, छवि को एक पहुंच से दूर नेता से बदलकर जनता का प्रतिनिधि बनाना। और हां, कोई भी डिजिटल संवाद भरोसे की नींव पर ही खड़ा होता है। भारत का ढांचा हमें याद दिलाता है कि किसी की निजी जानकारी का सम्मान करना और सहमति लेना सिर्फ कानून की बात नहीं, बल्कि ये आपसी विश्वास और सम्मान का प्रतीक है। अंत में यह पूरा विश्लेषण सिर्फ आंकड़ों या रणनीतियों का खेल नहीं है। यह नेतृत्व की, लीडरशिप की एक गहरी सोच के बारे में है। आज के इस डेटा चालित दौर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक नेता ये कैसे सुनिश्चित करे कि उसके क्षेत्र का हर नागरिक सिर्फ एक डेटा पॉइंट, सिर्फ एक आंकड़ा बनकर न रह जाए। इस सवाल का जवाब ही भविष्य के नेतृत्व की दिशा तय करेगा। इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल सेंट्रिक लीडर एंड अपलिफ्ट योर कॉन्स्टिट्यूएंसी, get in touch with blueprintstrategies.ai at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042041602. Purpose Beyond Politics.